अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 10वां एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सुल्तान सलीम याऊस का जब 1520 में इंतकाल हुआ तो उनके बेटे सुलेमान नए सुल्तान बने और साथ ही खलीफा भी। खलीफा सुलेमान के दौर में सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर पहुंची, मगर साथ ही साथ सल्तनत का जवाल भी शुरू हो गया। लेकिन वो कैसे? हंगरी के इस पार्क में लगी बड़ी बड़ी किलों के मानंद खपचियों को देखिए। ये जमीन में यूं ही आड़ी तिरछी खोपी गई है, लेकिन इन खपचियों के जमीन में इस तरह से खोपने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प तारीख मौजूद है। खपचियों से भरा ये पार्क हंगेरी के किला के मोहिज में मौजूद है। हर खपची एक इज्तिमाई कब्र की यादगार है, मतलब इनके नीचे लाशें दफन की गई है। लेकिन किसकी लाशें? दरअसल यहाँ पर उस्मानी लश्कर और हंगेरियन फौज के बीच में इतिहास की एक यादगार लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में बड़ी तादाद में हंगेरियन मारे गए थे और इनकी आज़ादी ख़त्म हो गई थी। हम बात कर रहे हैं साल 1526 ईस्वी की, जब सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सलीम अव्वल की वफ़ात को 6 बरस गुजर चुके थे और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत अपने पैर पसार चुकी थी। उस्मानी तुर्कों के नए खलीफा सुलेमान अव्वल ने सर्बिया की राजधानी बलगराद और बहिराए रोम यानी मेडिटेरियन सी के रोड्स नामी टापू, जो तुर्की के दक्षिण में मौजूद था और ईसाई नाइट्स फौजियों का गढ़ था, इस टापू को भी फतेह कर लिया था। करीब ही उत्तरी अफ्रीका में दो सुर्ख यानी लाल दाढ़ी वाले भाइयों उरूज और खैरुद्दीन बारबरोसा ने अलजायर को फतेह करके इसे भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया था। अब यूरोप पूरे का पूरा उस्मानी तुर्कों के सामने खुला पड़ा था। वो इसे कब्जे में ले सकते थे, लेकिन एक छोटी सी फौज ने उस्मानी तुर्कों की 1 लाख की फौज को वापस तुर्की लौट जाने पर मजबूर कर दिया। कब, क्यों और कैसे, यही सब आज आपको बताएंगे इस 10वें एपिसोड में। तो दोस्तों, हंगेरी के इलाके मोहिच में इसी जगह पर आज से तकरीबन 500 साल पहले 1526 ईस्वी में 2 फौजें आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ 70,000 के करीब उस्मानी फौज थी और दूसरी तरफ 30,000 से ज्यादा हंगेरियन सिपाही थे, जो अपने बादशाह लुईस सेकंड की कमाल में उस्मानी तुर्कों से लड़ने के लिए आए थे। ये उनके लिए जिंदगी की अहम तरीन जंग थी, बल्कि ये तो उनके एक एक सिपाही की जाती लड़ाई भी थी, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर वो ये जंग भी हार गए तो उनकी आज़ादी पर उस्मानी तुर्कों का पिंजरा लगा दिया जाएगा। उस तरफ उस्मानी खलीफा सुलेमान अव्वल भी इस जंगी मार्के की अहमियत से आगाह थे। होने वाली ये जंग उनके लिए कितनी अहम तरीन थी, इस बात का इसी से अंदाजा लगाइए कि वो भी अपनी समंदरी कश्तियां जलाकर निकले थे और वापसी के रास्ते का अहम तरीन पुल भी उन्होंने गिरवा दिया था, यानी वापस लौटने का कोई चारा बाकी ही नहीं छोड़ा था। 29 अगस्त 1526 की दोपहर 3 बजे कील कांटे से लैस और लोहे के हथियारों से सजे दजे 1 लाख सिपाही एक दूसरे से यूं टकराए कि मैदान जंग लरस उठा। तुर्क तोपखाना दुश्मन पर अंधाधुंध गोलों की बारिश कर रहा था। हंगरी वाले भी जवाब दे रहे थे, लेकिन तादाद में उनकी तोपें कम थी और तोपची तो 1 नंबर के दड़ियल। इस जंग का नतीजा ये निकला कि हंगरी की फौज को शुरू में ही नुकसान उठाना पड़ा। हंगेरियन फौज की असल ताकत उनके घुड़सवार नाइट्स फौजी थे। लुईस सेकंड ने पहले इन नाइट्स फौजियों को उस्मानी तुर्कों के पैदल आए दस्तों पर हमला करने का हुक्म दिया, ताकि उन्हें तोड़कर बिखेर दिया जा सके। अब हंगेरियन घुड़सवार दस्ते चीखो पुकार मचाते हुए तुर्कों के सबसे आगे वाले फौजियों पर टूट पड़े। लेकिन ये तुर्क थे, ये लोग हर हमले का मुंह तोड़ और समझदारी से जवाब देना जानते थे, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। दरअसल तुर्कों ने वो किया जो हमलावरों के वहमो गुमान में भी नहीं था। तुर्क सिपाही जो एक दूसरे के करीब शाना बशाना खड़े थे, वो एक दूसरे से दूर हटने लगे, यहाँ तक कि आगे बढ़ते हंगेरियन घुड़सवारों के लिए उस्मानी फौज के बीचों बीच एक खुला रास्ता बन गया। तुर्क फौज के बीच में इतनी ज्यादा जगह बन गई कि फौज के आखिरी सिरे पर खड़े खलीफा सुलेमान अव्वल इन हंगेरियन घुड़सवारों को साफ साफ दिखाई देने लगे। अब उस्मानी खलीफा सुलेमान और हंगेरियन घुड़सवारों के बीच में बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं थी, यानी हंगेरियन नाइट्स के घुड़सवार दस्ते निहायत ही आसानी से उस्मानी खलीफा को कत्ल या गिरफ्तार कर सकते थे। ये इतना बड़ा लालच था कि हजारों हंगेरियन घुड़सवार अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए लालच में आगे बढ़ते चले गए और इस गैप या ट्रैप यानी जाल में सरपट दाखिल हो गए, यहाँ तक कि वो खलीफा सुलेमान के सर पर जा पहुँचे।
अब उस्मानियों को इसी बात का तो इंतजार था। एक दूसरे से दूर हटते उस्मानी फौजियों ने तेजी से एक बार फिर से सफ़े बराबर कर दी। हंगेरियन नाइट्स घुड़सवार अब हजारों तुर्क सिपाहियों के घेरे में आ गए। लेकिन अगर ये आम घुड़सवार होते तो इस सूरत हाल में उनका खीमा खजूर हो जाता। लेकिन ये नाइट्स फौजी थे। ये हूबहू उस्मानी फौज के जेनिसरीज की तरह गजब के तरबियत याफ्ता और बहादुर थे। इन नाइट्स फौजियों पर चारों तरफ से तीरों और नेजों की बारिश हो रही थी। लेकिन ये सिपाही अपने बचाव से ज्यादा खलीफा सुलेमान अव्वल को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे और वो उसमें नाकाम भी नहीं हुए। उन्होंने खलीफा सुलेमान के मुआफिजों को कत्ल करके खलीफा को घेरे में ले लिया। खलीफा सुलेमान की तरफ तीर भी चलाए और नेज़े भी उछाले। लेकिन खलीफा सुलेमान मैदान जंग और क़यादत के मंजे हुए खिलाड़ी थे। कुछ वार से वो बच गए और कुछ वार अपने जिस्म पर झेल भी गए। मगर नाइट्स फौजियों का कोई भी वार उन पर जानलेवा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक इंतहाई मजबूत जिला बख्तर पहना हुआ था। लेकिन ये तीर, तलवार और नेज़े तो बस चंद लम्हों की कहानी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में उस्मानियों के खास फौजी जेनिसरीज भी नाइट्स फौजियों के ऐन सामने आकर खड़े हो चुके थे। हंगेरियन नाइट्स को अब खलीफा से पहले उस्मानियों की सबसे ताकतवर फौज का मुकाबला करना था, और ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जेनिसरीज फौज सिर्फ हाथ, हथियार और लात ही नहीं बल्कि दिमाग भी खूब चलाते थे। जेनिसरीज ने ये किया कि हंगेरियन नाइट्स पर हमले से पहले उनके घोड़ों को निशाना बनाना शुरू किया। घोड़े धड़ाधड़ गिरना और मरना शुरू हुए तो हंगेरियन नाइट्स के लिए मैदान जंग मौत का घाट बन गया। नाइट्स फौजी ऊपर तले गिरते और एक एक करके जान देते चले गए, यहाँ तक कि सारे नाइट्स फौजी मारे गए। नाइट्स की मौत से हंगरी की फौजी ताकत की नाक में नकेल लग गई। शाम के वक्त जब तुर्कों की 300 तोपों ने बचे कुचे दुश्मनों पर एक साथ बमबारी शुरू कर दी तो हंगरी की फौज को भागने के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। बची हुई हंगेरियन फौज शायद वापस अपने शहरों में पहुंच जाती, लेकिन करीब ही एक दलदल उनको निगलने के लिए लरज रहा था। भागते हुए हंगेरियन सिपाही उसी दलदल में धंसकर मौत का शिकार हो गए। जो बचे थे उनमें से भी सैकड़ों आगे एक नदी पार करते हुए डूब गए और जान से हाथ धो बैठे। इस एक दिन की लड़ाई में हंगरी ने अपने काबिल तरीन 4000 नाइट्स फौजी और 26,000 सिपाही गवा दिए। साथ ही साथ हंगरी का बादशाह लुईस सेकंड भी दलदल ही में धंसकर मारा गया। यही तारीखी जंग बैटल ऑफ मोहेज के नाम से याद की जाती है और ये पार्क उसी जंग का गुजरा हुआ कल ही है। जंग लड़ने के बाद थके हारे लेकिन जीत की खुशी में शंशार तुर्क सिपाही अपने खेमों में लौटे और रात भर जीत का जश्न मनाते रहे। अगले दिन खलीफा सुलेमान अपने सुर्ख खेमे में सुनहरे तख्त पर बैठे। उनके सामने तकरीबन 2000 दुश्मनों के कटे हुए सरों को लाकर ढेर कर दिया गया। इस जीत ने हंगरी का भूगोल बदल के रख दिया, क्योंकि अब यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का पूरा कब्जा हो चुका था और हंगरी सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया था। हंगरी की जीत के बाद अब पूरा यूरोप उस्मानियों के सामने खुला पड़ा था, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते पर पहला मुल्क था ऑस्ट्रिया। अब खलीफा सुलेमान ने भी ऑस्ट्रिया पर हमला करने में देर नहीं की। मोहेज की जंग और हंगरी की जीत के 3 ही बरस बाद उस्मानी तुर्कों की फौज ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के दरवाजे खटखटा रही थी। 27 सितंबर 1529 को 1,20,000 उस्मानी फौज ने वियना का मुआसरा कर लिया। उस्मानी तुर्कों के मुकाबले वियना के मुआफिजों की तादाद सिर्फ 20,000 थी और तो और उस्मानियों की 300 तोपों के मुकाबले उनके पास सिर्फ 72 तोपें ही मौजूद थी। तो इसी वजह से वियना के मुआफिज खुले मैदान में लड़ने के बजाय किलाबंद हो गए। वैसे तो ये एक तरफी जंग लग रही थी, उस्मानियों के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्यों? तो सुनते जाइए। उस्मानी तोपों ने वियना के किले पर बेधड़क बमबारी शुरू कर दी। 7 अक्टूबर को उस्मानियों को एक अहम फतह भी मिली, जिसमें 800 सलीबी नाइट्स फौजियों ने शहर के करीब तुर्क फौज के एक दस्ते पर पीछे से हमला करने की कोशिश की। तुर्कों ने इस हमले को नाकाम बनाकर 500 नाइट्स फौजियों के सर काट दिए। इसके कुछ ही देर बाद तुर्कों की मुसलसल बमबारी रंग लाई और वियना की दीवारें जगह जगह से टूटने लगी। उस्मानियों ने दीवारों के नीचे बारूदी सुरंगों के धमाके भी किए थे। इन कार्रवाइयों से शहर की हिफाजती दीवार के कई हिस्से गिर गए। अब इन्हें शहर में दाखिले का रास्ता भी मिल गया था। इन्हें शहर में दाखिल होकर फतह की तकमील करना थी, लेकिन यहाँ पर उस्मानी फौज ने एक तारीखी गलती कर दी और शहर को जीतने के लिए फौरी हमला नहीं किया।
अब उस्मानी फौज को आखिर किस बात ने फौरी हमले से रोके रखा था, ये वो सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज तक तलाश कर रहे हैं। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन नतीजा ये निकला कि वियना की दीवारें गिरने के बाद उस्मानियों का फौरी हमला ना होने से जंगी मुआसरा तवील हो गया, यानी वियना की जीत उस्मानियों के मुंह से निकल गई। अब मौसम शर्मा शुरू हो चुका था। तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने उस्मानियों के खेमों को तबाह करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तुर्क सिपाहियों का मोराल गिरने लगा। तुर्क फौज में खुराक की भी किल्लत होने लगी थी। खलीफा सुलेमान इन सब मुश्किलों को देख रहे थे, मगर फिर भी वो वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन असल बात ये थी कि मसला उनका नहीं था, मसला उस लंबी चौड़ी फौज का था जिसका बदलता मिजाज और तेवर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। और खलीफा सुलेमान को अपने बाबा सलीम यावूज का दौर भी अच्छी तरह से याद था, जब सलीम यावूज ने ईरान में फौजी कार्रवाई के दौरान वापस जाने से इनकार किया था, तो उस वक्त जेनिसरीज फौज ने उनके खेमे को घेर लिया था। यहाँ तक कि खेमे की चादर में नेज़े घोंपना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उस दौर में सलीम यावूज को किसी भी तरह की बगावत से बचने के लिए ईरान से वापसी का रास्ता लेना पड़ा था। अब खलीफा सुलेमान को भी वही डर सताने लगा था कि उनके बाबा की तरह कहीं उनकी फौज में भी बगावत ना हो जाए। चुनांचे उन्होंने फौज को हुक्म दिया कि वो आखिरी हमला करे। अगर ये हमला नाकाम रहा तो वियना का ये जंगी मुआसरा खत्म कर दिया जाएगा। ठीक इसी के बाद उस्मानी फौज ने वियना की टूटी हुई दीवारों पर पुरजोश और भरपूर हमला किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तक वियना के मुआफिज गिरी हुई दीवार के टूटे हिस्सों को बड़ी हद तक मरम्मत कर चुके थे और डिफेंस यानी दिफाई पोजीशन भी बहुत मजबूत बना चुके थे। यही वजह थी कि जब उस्मानियों ने आखिरी हमला किया तो नाकाम रहे। वियना के मुआफिजों ने उस्मानियों के आखिरी हमले को पसपा कर दिया था। इस शिकस्त के बाद खलीफा सुलेमान अव्वल ने वियना का जंगी मुआसरा खत्म कर दिया और बिना जीते ही पीछे हट गए। तुर्कों की वियना में हार ये उस्मानी तारीख का टर्निंग पॉइंट यानी अहम मोड़ था। उस्मानी तुर्कों का वो सैलाब जो अनातोलिया से उठकर पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी यहाँ तक कि यूरोप के बीच के खित्तों को भी अपने कदमों तले रौंद चुका था, वो सैलाब वियना की टूटी हुई दीवारों से ना जाने क्यों पलट आया। उस्मानियों ने दोबारा वियना को जीतने की कोशिशें की, लेकिन हमेशा नाकाम रहे। इन नाकामियों की वजह से वो यूरोप की किसी दूसरी आज़ाद सल्तनत की तरफ भी कदम ना बढ़ा सके। यहाँ तक कि तारीख ये बताती है कि वियना की जंगी मुहिम के बाद यूरोप में उस्मानी तुर्कों की बड़ी फतूहात का दौर ख़त्म हो गया था। खलीफा सुलेमान अव्वल यूरोप में वियना से हारकर इस्तांबुल लौट आए, लेकिन उनके दिल में जीतने की जो ख्वाहिश थी वो जूं के तू रही और अब उन्होंने एशिया का रुख किया। इस बार वो ईरान पर हमलावर हुए और तबरेज पर कब्जा कर लिया। साल 1534 में उन्होंने बगदाद को भी ईरानियों से छीन लिया। ताहम इन हमलों के दौरान ईरानी फौज की छापामार कार्रवाइयों और सप्लाई मशीन्स की वजह से तुर्क फौज को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूरोप और एशिया में तो खलीफा सुलेमान खुद अपनी फौजों की क़यादत कर रहे थे, लेकिन अफ्रीका और बहराए रोम में उस्मानी तुर्कों की सबसे बड़ी ताकत थी दो सुर्ख दाढ़ी वाले भाई, उरूज और खैरुद्दीन। ये दोनों ही सुर्ख दाढ़ियों की वजह से यूरोप में बारबारोसा बिरादान के नाम से मशहूर थे। ये दोनों भाई तुर्क जजीरे लेस्बोस के रहने वाले थे, जो आजकल यूनान के कब्जे में है। ये दोनों भाई उस्मानी जहाज़ों के साथ दुश्मन ममालिक के समंदरी जहाज़ों और जजीरों टापुओं पर हमले किया करते थे। उन्होंने 1516 में अलजायर को फतह करके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना लिया था, लेकिन इनमें से एक भाई उरूज बारबारोसा स्पेन की फौज के साथ झड़प में मारा गया था और अब उनके भाई खैरुद्दीन बारबारोसा ने उस्मानी समंदरी बेड़े की क़यादत संभाली और फतूहात का सिलसिला जारी रखा। बारबारोसा ने यूं तो सैकड़ों छोटी बड़ी जंगी मुहिमात में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी दो सबसे बड़ी कामयाबियां ऐसी थी जिन्होंने पूरे यूरोप और शुमाली अफ्रीका में उनकी ताक बिठा दी थी। पहली कामयाबी थी वीनस के खिलाफ जंगी मुहिम और दूसरी थी यूरोप के बड़े गठजोड़ किए हुए ताकतवर समंदरी बेड़ों की शिकस्त। हुआ कुछ यूं था कि वीनस के समंदरी जहाज़ों ने एक तुर्क समंदरी जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें सिफारती अमले के अराकीन सफर कर रहे थे। वीनस की इस हरकत पर खलीफा सुलेमान अव्वल को बहुत गुस्सा आया
और उन्होंने बारबरोसा को यह हुक्म दिया कि वो बहिराए रोम में वीनस के ज़ेराए कब्जा तमाम जजीरे यानी टापू उनसे छीन ले। ये जजीरे तुर्की से इटली तक फैले हुए थे। बारबरोसा ने 70 समंदरी जहाजों के साथ इन जजीरों पर हमला किया और 24 जजीरों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिए। ये बारबरोसा की इतनी बड़ी फतेह थी कि सारे यूरोप में हाहाकार मच गई, क्योंकि उस्मानी तुर्क यूरोप के अहम तरीन समंदरी इलाकों पर कब्जा कर चुके थे, जिससे आगे चलकर उनका समंदरी व्यापार खतरे में पड़ सकता था। इस खतरे से बचने और बदला लेने के लिए यूरोपी ताकतों वीनस, जिनेवा और स्पेन ने तुर्कों के खिलाफ गठजोड़ यानी इत्तेहाद कर लिया। ईसाई पोप के हुक्म पर एक गठजोड़ किया हुआ ताकतवर बेड़ा भी तैयार कर लिया गया। इस बेड़े में 300 समंदरी जहाज शामिल थे, जिन पर 60,000 सिपाही सवार थे। इस बेड़े को होली लीग या मुकद्दस इत्तेहाद का नाम दिया गया था। जिनीवा के मशहूर समंदरी कमांडर आंद्रे डोरिया को इस बेड़े की कमान सौंपी गई। एक तरफ तो ये जंगी तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ स्पेन का बादशाह चार्ल्स V बारबरोसा को खरीदने की कोशिश कर रहा था। मगरिबी मुसन्निखीन का कहना है कि चार्ल्स V ने बारबरोसा को त्रिपोली यानी त्राबलस, जो आज लिबिया में मौजूद है और दरियाई शहर है, इसी के समेत शुमाली अफ्रीका के कई दरियाई इलाके देने की पेशकश की थी। बदले में उसकी ख्वाहिश थी कि बारबरोसा तुर्क समंदरी बेड़े को तबाह बर्बाद कर दे। बारबरोसा ने मुतालिबा किया कि उसे शुमाली अफ्रीका का पूरा साहिली इलाका दिया जाए, यानी मिराकश से मिस्र तक का पूरा अफ्रीकी साहिल। चार्ल्स V के लिए ये मुतालिबा कुछ ज्यादा था। इसके अलावा भी कुछ वजूहात थी, लेकिन मुख्तसर ये कि मुआहदे और मुज़ाकरात नाकाम हुए, और मुज़ाकरात में नाकामी का मतलब होता है जंग। तो साल 1538 में यूनान के करीब प्रेवेजा के मुकाम पर बारबरोसा और आंद्रे डोरिया के बहरी बेड़ों में यादगार लड़ाई हुई, जिसे तारीख में द बैटल ऑफ प्रेवेजा के नाम से याद किया जाता है। आंद्रे डोरिया के पास 300 समंदरी जहाज और 60,000 सिपाही थे, जबकि बारबरोसा के पास 150 के करीब छोटे बड़े जहाज और कश्तियां थी, लेकिन सिपाही सिर्फ 12,000 थे। आंद्रे डोरिया के समंदरी जहाजों पर बड़ी बड़ी भारी तोपें नस्ब थी, जो खुले समंदर में उस्मानी बेड़े को डुबोने के लिए काफी थी। लेकिन बारबरोसा ने एक जबरदस्त चाल चली और पूरे सलीबी बेड़े के मुकाबले में आने के बजाय अपने बेड़े को यूनान के खलीज आर्टा में ले गए। समंदर के इस हिस्से का रास्ता छोटा और तंग होने की वजह से एक बार में सिर्फ एक ही जहाज यहाँ से गुजर सकता था। बारबरोसा ने अपने जहाजों को इस तंग रास्ते पर गोल दायरे की शक्ल में खड़ा कर दिया, ताकि जब डोरिया के जहाज इस तंग रास्ते से गुजरे तो उन्हें ताक ताक कर निशाना बनाया और डुबोया जा सके। अब आंद्रे डोरिया अपने बेड़े के साथ बारबरोसा की तलाश में था। जब उसने खलीज आर्टा के तंग रास्ते को दूर से देखा तो वो बारबरोसा की चाल समझ गया। वो आगे बढ़ने के बजाय अपने बेड़े के साथ पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटते हुए उसके बेड़े से एक गलती हो गई। वो ये कि पीछे हटते हुए जहाजों की तरतीब और सफ टूट गई, यानी यूरोपी जहाज समंदर में इधर उधर बिखर गए। आंद्रे डोरिया बहुत कोशिशों के बावजूद इन जहाजों को जरूरी दिफाई पोजीशन में ना ला सका, बल्कि वो स्पेन के कई बड़े जहाजों के साथ बाकी बेड़े से आगे निकल गया, जबकि ज्यादातर जहाज पीछे रह गए, जिनमें वीनस के भी कई जहाज शामिल थे। खैरुद्दीन बारबरोसा ये सब देख रहे थे। उनको कुदरत ने एक लाजवाल मौका फराहम किया था। उन्होंने अपनी दिफाई पोजीशन छोड़ दी और बिखरे हुए यूरोपी बेड़े पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने समंदरी बेड़े को अंग्रेजी शब्द वाई की शक्ल में तरतीब किया और दुश्मन के जहाजों को अलग अलग घेर कर तबाह करने लगे। सलीबी बेड़े गर्क हो रहे थे, लेकिन उनकी बदनसीबी ये थी कि उनका कमांडर आंद्रे डोरिया खबर मिलने के बावजूद अपने जहाजों को बचाने के लिए वापस नहीं लौटा। आंद्रे के दीगर कमांडर्स उससे मिन्नतें करते रहे कि तुर्क बेड़े को तबाह करने का यही मौका है, आप स्पेन के जहाजों के साथ वापस चले। लेकिन आंद्रे डोरिया नहीं माना, या फिर यूं कह लीजिए कि वो जल्द ही फैसला न कर सका कि उसे कैसे जवाबी हमला करना है, जिससे वो बारबरोसा से जीत सके या उनके घेरे में आए अपने जहाजों को बचा ले जा सके। ये उसकी बुज़दिली थी, फैसले की देरी थी, या फिर कुछ और। खैर जो भी था, लेकिन नतीजा ये निकला कि बारबरोसा ने 2 सलीबी जहाज तबाह और 7 जहाज कब्जे में ले लिए। ये भी कहा जाता है कि तबाह होने वाले जहाजों की तादाद 12 थी
तादाद चाहे जो भी हो, लेकिन इनमें ज्यादातर जहाज स्पेन के नहीं थे बल्कि वीनस के थे। वीनस की हुकूमत को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि आंद्रे डोरिया, जो स्पेन के बादशाह चार्ल्स V का कमांडर था, वो वीनस के जहाजों की मदद करने वापस क्यों नहीं आया। सो इसी वजह से वीनस ने तुर्कों के खिलाफ बनाई गई होली लीग से अलहदगी इख्तियार करके उल्टा उस्मानी तुर्कों से ही सुलह कर ली। यही नहीं बल्कि उन्होंने तुर्कों को 3 लाख दुकात जंग के नुकसान की भरपाई अदा की और अपने कई जजीरों पर उस्मानियों की इताअत कबूल करके उनके मातहत हो गए। और यूं दुनिया के अहम तरीन व्यापारी समंदर पर यानी बहिराए रोम पर तुर्कों की बर्तरी यानी टैक्स वसूली कायम हो गई। ये बर्तरी अगले 30 बरस तक कायम रही। ये सब कुछ समंदरी कमांडर खैरुद्दीन बारबारोसा की वजह से मुमकिन हुआ था। ये सारी फतुहात सल्तनत उस्मानिया के खलीफा सुलेमान अव्वल के दौर में हो रही थी, जिन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से भी याद किया जाता है। साल 1566 में सुलेमान अव्वल की वफात होते ही सल्तनत उस्मानिया के उरूज का सूरज गुरूब हो गया। सिर्फ 5 ही साल बाद 1571 में पश्चिमी यूनान के करीब एक और जंग हुई। इस बार तो तुर्कों के पास बड़े समंदरी जंगी जहाज भी थे, ताकतवर तोपें भी थी, लेकिन खैरुद्दीन बारबारोसा नहीं थे। फिर ये जंग तुर्कों ने कैसे लड़ी, ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। हमारी अधूरी बात यह कि 1 लाख के मुकाबले में 7000 कौन थे और क्या वो 7000 जीते या कुचल दिए गए। उस्मानी तुर्कों में भाइयों का खून बहाने की पुरानी रस्म कैसे खत्म हुई, ये सब आपको बताएंगे, मगर माफी के साथ सल्तनत उस्मानिया के अगले एपिसोड में। और देखिए दास्तान बाबरी, एक मजबूर मुसलमान की जुबानी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सल्तनत उस्मानिया की ये दास्तान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। अच्छा तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।